वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन करेक्टरिस्टिक्स 2। तो जो भी हम सिस्टम बनाएंगे उसकी 3 एप्लीकेशन करेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेटेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रूपुट वेरी इंपॉर्टेंट, कितना डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है पर यूनिट टाइम में। एंड थर्ड वाज अवेलेबिलिटी, हमारा अप टाइम कितना है, डाउन टाइम कितना है। तो अप टाइम की प्रोबेबिलिटी हमारी अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ एंड लास्ट विच इज़ कंसिस्टेंसी। हम कैप थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं और टाइम डिस्कस करने वाले हैं। तो दीज आर द 4 थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आई होप यू आर एक्साइटेड। तो कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है? सपोज यू डिपॉजिट 5,000 इन योर बैंक अकाउंट वेयर बिफोर डिपॉजिटिंग योर अकाउंट बैलेंस वॉज ₹0। इन द इवनिंग यू अर्जेंटली नीड मनी फॉर पेइंग योर हाउस रेंट. You rush back to the ATM machine nearest to your home, try to withdraw money, but the bank account balance is 0. You contact with the technical staff. You know the database has not been updated yet. Money can only be withdrawn once the server is updated. This is an example of poor consistency. Poor consistency causes irregular data flow through the system and is a major cause of system issue along with poor user experience. तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी ये चीज़ें हम ऑलरेडी रियल लाइफ में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। मतलब हमारा डेटा शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी करेक्ट। तो अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो फिज़िकली आपने डिपॉजिट कर दिया पर पूरे दिन में भी वो सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है और आपका अभी भी बैंक अकाउंट 0 दिखा रहा है, मतलब डेटा कंट्रोवर्सी है, डेटा एक्यूरेट नहीं है और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी इज द यूनिफॉर्मिटी इन डेटा. व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट डेटा, सिस्टम रिवर्ट्स बैक विद द सेम डेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, टाइम एक्सेट्रा. तो जो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया डेटा एग्जैक्टली वही सिस्टम ने डेटा के साथ रिवर्ट बैक किया. फॉर अ कंसिस्टेंट सर्वर, the system at which data is updated or changed should effectively replicate the new data to all nodes where the user reads the data from any node. तो जैसे ये प्राइमरी सर्वर था, यहाँ से इसके पास एक राइट रिक्वेस्ट गई, जो क्लाइंट था उसने राइट रिक्वेस्ट भेजी, उसने अपडेट किया. तो जो बाकी बैकअप सर्वर और रीड सर्वर्स है ना, उन पे भी वो डेटा जो रीड हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. मतलब ये जो ऐसे हैंडल होनी चाहिए कंसिस्टेंसी कि ये जो डेटा यहाँ पे रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, वो रीड रिक्वेस्ट में सेम होना चाहिए. तो सिस्टम हैज़ 3 नोड्स, जैसे यहाँ पे ABC. द यूज़र हैज़ चेंज डेटा एट नोड ए से राइट रिक्वेस्ट आ रही है, डेटा चेंज हो गया. द रेप्लिकेशन ऑफ न्यू डेटा फ्रॉम A to B टेक्स T1 टाइम. सो A से B में बैकअप सर्वर रेप्लिकेशन यूज़ किया है, T1 टाइम लग रहा है. एंड A to C टेक्स T2 टाइम. A से C में भी रेप्लिकेट करना है, T2 टाइम लग रहा है. The system should not accept any read operation till max of T1 and T2, ताकि यूज़र को कभी भी इनकन्सिस्टेंट डेटा ना मिले, ओल्ड डेटा या स्टेल डेटा ना मिले. तो डर्टी रीड क्या होता है? डर्टी रीड इज़ अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन अ ट्रांजेक्शन रीड्स डेटा दैट हैज़ नॉट येट बीन अपडेटेड. तो जो स्टेल डेटा होता है, ओल्ड डेटा होता है, उसको रीड करने को बोलते हैं डर्टी रीड. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजेक्शन ए ने अपडेट कर दिया, बिफोर सेम रो इज़ अपडेटेड इन बैकअप सर्वर, रीड सर्वर, आपने उसको फेच कर लिया. दिस इज़ व्हेन द यूज़र रिसीव्स ओल्ड डेटा एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डर्टी रीडिंग. तो कंसिस्टेंसी और आर्किटेक्चर का क्या रिलेशन है वो देखते हैं. मोनोलिथिक आप जानते हैं सेंट्रलाइज यूनिट है, पूरे कोड की हर लेयर की बैक एंड फ्रंट एंड डेटा बेस इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मशीन कोड बेस. द सिंगल नोड और सर्वर विद नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लीकेशन, देयरफॉर द डेटा रीड इज द डेटा रिटन लास्ट. तो ये तो ऑब्वियसली होने वाला है हमेशा कंसिस्टेंट. Because the data is not replicated, the monolithic systems are naturally consistent. So monolithic architecture means no replication, it is natively consistent. But distributed system में क्योंकि डेटा रेप्लिकेशन होता है, डेटा एक्सेसिबिलिटी और बैकअप और अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो डेटा कंसिस्टेंसी इज नॉट नेचुरली प्रेजेंट. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंट नोड्स हैविंग द सेम वैल्यू. एंड in a distributed system, different nodes reach a single consistent state. The consistency depends on how fast the replicas of the data are updated. The faster the update, the better the consistency. Nodes must be efficiently synchronized and read process must be stopped during the update process. So distributed system में रेप्लिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पे हम डेटा कंसिस्टेंसी के लिए टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, एफिशिएंट अपडेट्स हमें लगाने पड़ेंगे ताकि सारे सर्वर्स सब कुछ अप टू डेट हो. Factors improving consistency. So we halt the read. For ensuring a consistent system, read must be stopped until everything is updated.
all the nodes are updated, improving network bandwidth. Consistency depends on the speed of data update for the replicas. By improving the network bandwidth, the speed can be increased. This can help synchronize the replicas. The replication based on distance aware strategies. And most of the replicas are stored in the same data center. The speed of update should increase and the process will be optimized. मतलब सारे replica nodes को same area में store करवाएं. So there are two types of consistency. One is strong consistency, one is weak consistency. तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी में क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल ऑफ मेमोरी कोहेरेंस. स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी वो होती है जब सिस्टम रीड ऑपरेशंस का अलाउ ही ना करे until all nodes with replicate data is updated. For n number of nodes in the distributed system, the time of taking of replicas support is T1, T2, T3. The maximum of T1, T2 and Tn is the time after which read operation will be allowed. Replicas are updated overwritten with the latest data. The read process can be continued after that. So this is strong consistency. When a user requests data and the system reverts back with the latest data irrespective of the geographical location, time, etc., that is called consistency. So you have seen this. So this is example of strong consistency. आपके पास node 1 थी, node 2 था. node 1 ने write propagate किया cluster से, इसने acknowledge कर दिया, write आया. System always returns latest write, guaranteed data resiliency. Okay. Now we will talk about eventual consistency and weak consistency. Also इससे पहले we will be discussing about the meaning of resiliency. So resiliency has different meanings. Okay, so resilient means कि system is able to resist to any extreme event of damage or functional disruptance. सो रेजिलियंस मीन्स आपका सिस्टम कितना रिकवरी, कितना विथस्टैंड कर पा रहा है, फेलियर्स से रिकवर कर पा रहा है, इरप्शंस, डिसरप्शंस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से कैसे अपने परफॉर्मेंस लेवल को एक्सेप्टेबल और मेंटेन रख पा रहा है, दैट इज़ रेजिलियंसी. तो ये है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी. फिर आता है इवेंचुअल और वीक कंसिस्टेंसी. इवेंचुअल कंसिस्टेंसी में यूज़र रीड रिक्वेस्ट आर नॉट हॉल्टेड. ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग में होल्ड करते हैं, यहाँ पे हॉल्ट नहीं करते जब तक ऑल रेप्लिकास आर अपडेटेड. रादर द अपडेट प्रोसेस इज इवेंचुअल. सम यूज़र माइट रिसीव ओल्ड डेटा बट eventually all the data is updated. It weakens the aspect of consistency because it is an eventual process. If the nodes where the data was written breaks down due to any reason, the data would be lost. It is also not guaranteeing the data response back would be the last replica. तो ये system always returns latest write, guaranteed data resiliency नहीं होगा. देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, write propagated through cluster internal acknowledgement, बट यहाँ पे कोई internal acknowledgement इवेंचुअल के केस में नहीं है. Weak consistency is the worst model of consistency which eventually doesn't ensure consistency during a variable or data change. It is not mandatory to inform or update the change information of the replicas. Each node would carry different states of data, therefore should be avoided. There is no guarantee that all nodes in a distributed system would carry the same information at any point of time. सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे हम कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करें. कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए डेटा रेप्लिकेशन के लिए जो रेप्लिकाज हैं उनको हमें जल्दी से जल्दी अपडेट करना पड़ेगा. तो बैंडविड्थ को इम्प्रूव करो, लेटेंसी को इम्प्रूव करो, जोग्राफिकल लोकेशन से उन सारे रेप्लिका सर्वर्स को पास में रखो ताकि लेटेंसी इम्प्रूव हो, और रीड को स्टॉप कर दो ताकि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी से हम कंसिस्टेंसी को ला पाएँ. इसके बाद पढ़ते हैं कैप थ्योरम. तो कैप थ्योरम क्या कहता है? कैप थ्योरम इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. सो कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन टॉलरेंस एंड थ्रूपुट, और ये सब क्या है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है. ये कोई फंक्शनैलिटीज़ नहीं हैं, दीज आर ऑल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम. सो लेट अस रिवाइज व्हाट दीज टर्म्स वर. कंसिस्टेंसी इज द यूनिफॉर्मिटी, uniformity in data. When a user requests data and the system reverts back with the same data irrespective of the geographical location, time or state. For a consistent server, the data at which it is updated and changed should effectively replicate the new data for all the nodes before the user reads. इससे पहले let us we already know कि partition tolerance क्या है.
पिछली वीडियो में हम काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। एंड फॉल्ट टॉलरेंस क्या है वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो हमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन टॉलरेंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस। So that these terms they are generally related to distributed system because partition tolerance या fault tolerance कब होगा, जब नेटवर्क इशू आएगा। और वो नेटवर्क तो एक टर्म है विच इज़ ओनली रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मोनोलिथिक में तो सब कुछ एक सिस्टम में है, कोई नेटवर्किंग नहीं होती, कोई इंटर सर्विस कम्युनिकेशन नहीं होता है। पार्टीशन टॉलरेंस का मतलब है कि the ability of your system to continue operating despite network partition. Partition tolerance is related to network failures where the node in a system are split into groups that cannot communicate with each other. जैसे नेटवर्क फेलियर हो गया, मैसेज लॉस्ट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर नेटवर्क फेलियर आ रहा है तो सम नोड्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो पार्टीशन टॉलरेंस हो गया, मतलब पार्टीशंस बन गई, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू बी फंक्शनली करेक्ट इवन व्हेन सम नोड्स फेल। So this is component failure. If a node, few nodes go down due to hardware failure, a fault tolerance can continue operating without loss of information. So fault tolerance is more related to the component part, partition tolerance is more related to the network part. Okay, partition tolerance is related concept is CAP theorem, but fault tolerance is this is a general system reliability resiliency. Okay, so partition tolerance failures are अवेलेबिलिटी पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी की वो अप टाइम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर सिस्टम विल वर्क एज नीडेड बाय द यूज़र और नॉट। सो अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है हर बार, मतलब वो एक अवेलेबल सिस्टम है। पार्टीशन टॉलरेंस मीन्स फेलियर्स आर फ्रीक्वेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ड्यूरिंग अ फेलियर द सिस्टम शुड नॉट गो डाउन, सिस्टम मस्ट हैंडल द फॉल्ट ग्रेसफुली। दिस इज पार्टीशन टॉलरेंस and this is more related to network failures. CAP theorem says that it is possible to attain only two properties, third would be compromised always. ये दो तो हम इनमें से अचीव कर लेंगे, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस में से, लेकिन एक अचीव नहीं कर पाएंगे। शुड डिफाइन विच टू प्रॉपर्टीज शुड बी चूजन ओवर द रेस्ट। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो SRS बनती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उस रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए कि कैप थ्योरम में हम कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ को प्रायोरिटी देने वाले हैं। द सिस्टम यूजर कैन सेलेक्ट कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, अगर वो पार्टीशन टॉलरेंस अवेलेबिलिटी देखेंगे तो कंसिस्टेंसी हो जाएगी। सिस्टम डिज़ाइनर कैन सेलेक्ट अवेलेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, तो पार्टीशन टॉलरेंस हो जाएगी। आउट ऑफ ऑल दीज थ्री डिज़ायरेबल, पार्टीशन टॉलरेंस जनरली उसको प्रायोरिटी दी जाती है, थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। द डिज़ाइनर कैन सेलेक्ट और प्रायोरिटाइज देयर डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस। तो कंसिस्टेंसी, नेटवर्क प्रॉब्लम माइट स्टॉप द सिस्टम। अगर AP थ्योरी हो गई मतलब कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट डेटा आ सकता है, और CP अगर हो गया तो अवेलेबल नहीं रहेगा, रिस्क ऑफ सम डेटा बिकमिंग अनअवेलेबल, जैसे MongoDB, और जिसके अंदर कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी दोनों होते हैं, जैसे Oracle SQL सर्वर, लेकिन जिसके अंदर इनकंसिस्टेंट डेटा आ सकता है, जैसे Cassandra. Okay, so I hope this was clear. Now moving on to the last topic in today's video, which is time. So time is a measurable period in terms of events moving from past, present to future, and we derived the idea of time from the order of occurrence of event and process. It is used to describe the observation of events, and this is one of the 7 fundamental units. SI unit of time, standard unit of time is second. So time can be measured using clock based on atomic physics, mechanism, gravity, etc. तो टाइम की बात करते हैं, मोनोलिथिक में देयर इज़ अ सेंट्रलाइज यूनिट एक्जिस्टिंग इन सिंगल लोकेशन। फॉर मैपिंग द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स वी कैन यूज़ अ फिजिकल क्लॉक। बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्योंकि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होती है नोड्स की, दे कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मल्टीपल इशूज़ कैन बी एनकाउंटर्ड वाइल यूजिंग फिजिकल क्लॉक्स, तो लॉजिकल टाइम यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। Issues encountered while using physical clock to measure in case of distributed system, no concept of global physical time. Problem in finding the precise ordering of events. Network delays can change the original sequence of events. Nodes in different geographical location will have different physical time zones. So what is logical time? Logical time means two data structures are used to solve the problem of ordering in different time zones. And it has two major concepts. Process marks its own event, protocol updates for after the local event. So ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, दिस कैन सेपरेट आउट लॉजिकल ग्लोबल टाइम एंड लॉजिकल लोकल टाइम।
Logical local time carries information about the events of all the system. Local time uses a process that marks its own events protocol to update the regional event. Global time क्या होता है, ये local information रखता है about the global time. It stores the local knowledge about the global time and uses a protocol to update the process exchange data. तो ये लॉजिकल टाइम ये यहाँ पे इन्वेंट हुआ था. दैट इज़ अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लॉजिकल क्लॉक से चलते हैं, लेकिन मोनोलिथिक फिजिकल क्लॉक से भी चलते हैं. इट इज़ यूज टू प्रोवाइड पार्शियल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स न्यूमेरिकल. ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नहीं. तो ये कैसे काम करता है? ईच प्रोसेस यूजेज अ लोकल काउंटर. whenever an event the process increments the counter is assigned to the timestamp. Since event carries to its own timestamp for a receive, the timestamp would equal to the mathematical max of local clock and message timestamp plus 1. ये आप देख लेना, इतना काम का टॉपिक है नहीं. दिस इज नेवर आस्क्ड, जनरली नॉट आस्क्ड, रेयरली आस्क्ड. सो इंपॉर्टेंट बस यहाँ पे ये रखना कि मोनोलिथिक क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है तो फिजिकल क्लॉक या ग्लोबल क्लॉक काम कर लेगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्योंकि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, नोड्स कहीं भी जोग्राफिकल लोकेशन हो सकती है, टाइम जोन डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे फिजिकल क्लॉक काम नहीं आएगी. यहाँ पे हम लॉजिकल क्लॉक को यूज़ करेंगे. और वो लॉजिकल क्लॉक कैसे काम करती है, उसके अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर होता है. एक होता है ग्लोबल क्लॉक के लिए और एक होता है लोकल क्लॉक के लिए, और ग्लोबल क्लॉक हमेशा मैपिंग रखता है लोकल क्लॉक का. थैंक यू.